मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं पाठ 11 आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के बारे में हम पाठ पढ़ेंगे। प्रति व्यक्ति की आय राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। हमारी आय और राष्ट्र की आय बटे देश की जनसंख्या, ये हमारा सूत्र है। आइए जाने आर्थिक विकास से क्या आशय है। आर्थिक विकास में कृषि का क्या महत्व है, औद्योगिक विकास क्या है, हमारी मुख्य आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी है। हम दैनिक जीवन में व्यक्ति को किसी न किसी काम में पर जाते देखा होगा। अपने हर व्यक्ति को किसी न किसी काम पर जाते देखा ही होगा कि कोई भी व्यक्ति काम पे क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। और कुछ व्यक्ति खेतों में, कारखानों में, विभिन्न नागरिकों सेवाओं में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात सुविधा, सुरक्षा आदि स्वतंत्र व्यवसाय तथा उद्योग का व्यापार में कार्य करते हैं। कोई नौकरी करते हैं या कुछ काम करते हैं, या कोई स्वतंत्र व्यापार करते हैं और उद्योग चलाते हैं। उपरोक्त कार्यों से उन्हें आय प्राप्त होती है। इन सभी कार्यों से उनको क्या प्राप्त होती है? आय। और इस आय से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की वस्तु खरीदी करते हैं। आपने देखा होगा कि हम कार्य पर जाते हैं तो हमको उसका पैसा मिलता, आय होती है, और उसी से हम हमारी जरूरत की पूर्ति करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं। इस प्रकार कुछ व्यक्ति उत्पादन से तथा कुछ व्यक्ति सेवाओं से आय अर्जित करते हैं। कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं और कुछ सेवाएं देते हैं, जिससे उनको धन अर्जित होती है। यदि देश के सभी व्यक्ति की आय को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल को राष्ट्रीय आय कहेंगे। इससे देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त राशिफल भागफल देश की प्रति व्यक्ति की आय कहलाएगा। प्रति व्यक्ति की आय कहलाएगा। इस प्रकार सूत्र के माध्यम से दिया गया। प्रति व्यक्ति आय बटे राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। इसी राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देश विकासशील तथा अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन आदि विकसित देश कहलाते हैं। विकासशील देशों में व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता, जैसे हमारी न्यूनतम आवश्यकता है, सबसे पहला है भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति में अधिक ध्यान देना पड़ता है। आपने देखा होगा सबसे पहला हमारा आता है भोजन, उसके बाद आता है कपड़े, कपड़े के बाद मकान, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। ये इस पर विशेष प्रकार से जोर दिया जाता है। ये हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, इनकी पूर्ति पर हम अधिक ध्यान देते हैं। सन 1947 के पूर्व तक ब्रिटिश काल में भारत की अर्थव्यवस्था को काफी हानि हुई थी। हम बहुत हानि में पहुंच गए थे। ब्रिटिश काल में भारत को कच्चे माल का स्रोत तथा तैयार माल का बाजार बना दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत को कच्चा माल का स्रोत और तैयार माल का स्रोत बना दिया था। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत उद्योग को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इसको केवल माल बनाने के लिए और तैयार करने के लिए कर दिया गया, लेकिन व्यापार नहीं होने दिया गया। उनका कच्चा माल सस्ती दरों पर खरीद लेते थे तथा अपनी तैयार माल महंगी दरों पर बेचते थे। हमको वहां से महंगा माल बेचते थे और यहाँ से हम कच्चा माल देते, उसको हमारे से कम दरों पर खरीदा जाता था। इस प्रकार इसके फलस्वरूप भारत में निर्धनता बढ़ गई। स्वतंत्र भारत को एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। हमारा देश पिछड़ चुका था पूरी तरह से, और ये विरासत में हमको वापस, जब हम आज़ाद हुए तो हमको विरासत के तौर पर पिछड़ा हुआ मिला। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। वर्तमान में भी लगभग 60 से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि के काम में लगी है। अतः कृषि विकास को जानना आवश्यक है। कृषि कार्य में लगे हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो अधिकांश लोग इस कृषि पर निर्भर करते हैं। कृषि का विकास भारत की अर्थव्यवस्था के आधार पर है तथा भारत के सकल घरेलू उत्पादन 26% का योगदान है। भारतीय कृषि खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। कृषि के अंतर्गत खेती बाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन आदि शामिल है। कृषि की दृष्टि से भारत में विविधता है। भूमि के प्रकार व संरचना, धूप एवं वर्षा, फसलों के बोने एवं पकने के विभिन्न समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। सभी जगह पर
खेती करने के समय अलग अलग होता है। बोने का टाइम अलग होता है और कटाई का टाइम अलग होता है। इस प्रकार से सब अलग अलग प्रकार करते, खेती बाड़ी करते हैं, पशु को पालते हैं, वानिकी भी करते हैं, मत्स्य पालन मछली पालन का भी कार्य करते हैं, उद्योग करते हैं। इस प्रकार से अब सब अपना अपना कृषि के माध्यम से व्यवसाय करते हैं। कृषि का हमारे जीवन में महत्व, हमारे देश की बड़ी जनसंख्या कृषि कार्य करती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो अधिकांश जनसंख्या बड़ी संख्या में कृषि करती है। इससे उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। कृषि करने से उन्हें रोजगार प्राप्त होता है, खाद्यान्न और आय प्राप्त होती है। खाने के लिए धान मिलता है और इसी को ये बेचकर रोजगार मतलब पैसा आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। उद्योगों को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। उद्योगों में कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। फसलों से किसानों की आय बढ़ती है, बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता भी समान नहीं होती है। उत्पादकता मतलब हर जगह पे समानता से उत्पादक नहीं होता है। खेती में आपने देखा होगा कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा फसल उगती है। मानसून पर कृषि निर्भर रहती है, अभी भी बनी हुई है। मानसून पर ही कृषि का कार्य निर्भर रहता है। मानसून अच्छा आएगा तो खेती बाड़ी अच्छी होती है। प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भूमि की प्रकृति, जलवायु तथा सिंचाई की सुविधाओं के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की कृषि करते हैं। जैसे पानी की व्यवस्था है, जमीन अच्छी है, उपजाऊ है, तो उस हिसाब से ही लोग उपजाऊ जमीन में अलग अलग प्रकार के फसलों को उत्पादन करते हैं और अपना विस्तार करते हैं। आत्मनिर्भर कृषि, देश के बहुत संख्यक किसान छोटी और बिखरी जोतों पर परंपरागत औजारों का प्रयोग करते हैं। परंपरागत, आज के समय में बहुत सारे आधुनिक उपकरण आ गए हैं खेती के लिए, लेकिन कुछ लोग छोटे समय से पुराने समय की खेती के औजारों का उपयोग करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उन्नत बीजों, उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने, पैसे की तंगी होने के कारण ये अच्छे उत्पादनों का, अच्छे बीजों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अंततः इससे उत्पादन भी कम होता है। इनका उत्पादन खाद्यान्न के रूप में ही उनके परिवार में उपभोग में प्रयुक्त हो जाता है। मतलब इतनी फसल उगती है कि वो अपने घर में खा सकें, उनको बेच के और आय कमा सकते, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि ये पूरा कम, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती है। तो ये अच्छे से उत्पादन के लिए उत्पादक बीज, उर्वरक खाद का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। स्थानांतरित कृषि, अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में वन भूमि में वृक्षों को काटकर तनों और शाखाओं को जलाकर भूमि कृषि योग्य बनाई जाती है। इस भूमि में कुछ छोटे मोटे अनाज जैसे शुष्क धान, मक्का, ज्वार आदि बोया जाता है। अब यह प्रथा हतोत्साहित कर दी गई है। इससे वनों का विनाश होता है तथा उत्पादन भी अत्यंत कम प्राप्त होता है। स्थानांतरित खेती मतलब जहाँ पे जंगल है वहाँ पे पेड़ों को काट कर और फसल उगाई जाती है। तो इस फसल से क्या होता है, फसल भी कम होती है और वन का नाश होता है। हमारा वनों को भी हानि होती है क्योंकि कटाई होने से हमारे पेड़ पौधे कट जाते हैं और हमारा वन अत्यंत कम होते जाता है। इसलिए इसको स्थानांतरित खेती कहा है। विनाश होता है, हमारे वनों का विनाश हो जाता है क्योंकि वो पेड़ पौधे काट के और उसको जमीन को खेती के रूप में लेते हैं, तो हमारी जमीन, हमारे वनों का विनाश हो जाता है। रोपण कृषि, रोपण कृषि से तात्पर्य एक ऐसे पेड़ से होता है जो कुछ वर्ष की अवधि के उपरांत उत्पादन प्रदान करते हैं। इस तरह से उत्पादन में विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों एवं स्थानीय सस्ते और कुशल खेतीहरी मजदूरों के साथ साथ विश्व स्तर पर पर्याप्त क्रय विक्रय सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अतएव रोपण कृषि एक कारखाने की इकाई के समान होती है, जैसे चाय, रबर आदि। गहन कृषि, गहन कृषि सिंचाई की सुविधा और उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके एक ही भूमि पर लगातार कई बार वर्ष भर में ऋतुओं के अनुसार कृषि कार्य गहन कृषि कहलाती है। मतलब एक ही साल में अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाना गहन कृषि कहलाता है। इसमें सीमित भूमि पर कृषि करके अधिक उपज और आय प्राप्त की जा सकती है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की फसलें खाद्यान्न
दलहन और तिलहन, रेशेदार फसलें, पेय फसलें और नकदी फसलें उगाई जाती है। खाद्यान्नों के उत्पादन में हमारा देश अब आत्मनिर्भर हो गया है। औद्योगिक विकास, हमारा औद्योगिक विकास, वास्तव में भारत विकासशील देश है। देशों के पास खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता नहीं है, बल्कि निर्यात की योग्यता भी होनी चाहिए। मतलब आत्मनिर्भर की हमारी पूर्ति हो जाए ऐसा नहीं, हम हमारे यहाँ से निर्यात भी कर सकें, ऐसा होना चाहिए। इस योग्यता में विभिन्न सुदृढ़ औद्योगिक आधारभूत उद्योग, लोहा, सीमेंट, मशीनें आदि एवं उत्पादनों को संसाधित करना, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लकड़ी से कागज, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, लोहे से इस्पात बनाने की क्षमता होती है। किसी देश की आर्थिक शक्ति उसके निर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। इन उद्योगों से व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, कृषि पर निर्भरता कम होती है, निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कुटीर व लघु उद्योग, हमारे देश में उत्पादन को राष्ट्रीय आय की वृद्धि में कुटीर उद्योग का महत्व है। कुटीर उद्योग परंपरागत उद्योग है, इसमें कम पूंजी लगाकर तथा घर के सदस्यों द्वारा ही वस्तु बना ली जाती है। किसान के पास 6 माह काम रहता है तथा शेष 6 माह जब बेरोजगार रहता है तब इन कार्यों को कर वो धन कमाते। खिलौने बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़, बड़ी, अचार, चटाई, झाड़ू, मसाले, बीड़ी, कपड़े बुनकर आदि कार्य कर कुटीर उद्योगों में किए जाते हैं। इसी तरह लघु उद्योग में भी कम पूंजी लगाकर कम मजदूरों के द्वारा कार्य किया जाता है। कुटीर उद्योग में घर के व्यक्ति सब मिलके, किसान परिवार 6 महीने खेती करते हैं और 6 महीने कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। छोटे छोटे कुछ भी खिलौने बनाना, अचार बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़, बड़ी, अचार, मुरब्बे, बीड़ी, मसाले, कपड़े आदि को बुनकर अपना अपना काम करते हैं। इससे उत्पादन भी बढ़ता है तथा मदद भी मिलती रहती है तथा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। मुख्य आर्थिक समस्याएं, अब हमारे आर्थिक समस्या क्या है? प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। भारत में आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तन, धातु उद्योग, भवन निर्माण उन्नत अवस्था में था। मध्यकाल में रेशम की मांग विदेशों में इतनी अधिक थी कि रोम के निवासी रेशमी वस्त्रों के लिए भारत के बराबर सोना देने के लिए तैयार थे। भार के बराबर, मतलब रेशमी कपड़े के भार, जितना रेशमी कपड़े का भार है उसके बराबर सोना देने के लिए तत्पर रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभिक वर्षों में बहुमूल्य वस्तुओं के बदले भारत में बने कपड़े, मसाले व कुटीर उद्योग खरीदती थी तथा बाद में स्थिति में परिवर्तन हो गया। पहले वो खरीद लेते थे, बाद में इसमें परिवर्तन होता गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के 6 दशकों में हमने विकास से बहुत से कार्य किए हैं एवं उनका लाभ भी लिया है, किंतु आज भी हमारे समक्ष कुछ आर्थिक समस्या विद्यमान है। आज भी हमारे यहाँ आर्थिक समस्या विद्यमान है, जिनमें से प्रमुख रूप से जनसंख्या वृद्धि है, निर्धनता, बेरोजगारी एवं मूल्य वृद्धि का सामना हमें करना पड़ता है। इसकी जानकारी इस प्रकार है। देखो, अब आज के समय में हम आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है, हम क्यों कमजोर है। हमारी सबसे पहली कमजोरी है जनसंख्या वृद्धि। भारत के आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केवल इसी समस्या के कारण गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्या आज भी सुलझ रही है। वर्ष 1951 में हमारे देश की कुल जनसंख्या 36 करोड़ थी। वहीं 2011 में जनसंख्या के अनुसार देश की जनसंख्या 121.6 करोड़ तक पहुंच गई। पहले कहाँ 36 थी और कहाँ अब 121.6 करोड़ हो गई है। ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण निर्धनता है, अशिक्षा है, वंश चलाने के लिए लड़कों की लालसा व कम आयु में विवाह होना। जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं। पहले तो निर्धनता के कारण लोग को कुछ निर्धनता रहती है तो लोग कहते हैं कि हम बच्चे ज़्यादा होंगे हमारे, तो हमारे आय में वृद्धि हो पाएगी क्योंकि वो काम में हमारा हाथ बटाएंगे। उसके बाद आता अशिक्षा, शिक्षा का ज्ञान नहीं होना, सही जानकारी नहीं होना, और वंश चलाने के लिए लड़के की लालसा रखना। मतलब लड़की है तो हमको लड़का चाहिए, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा करके लोग लड़कियों को भी लड़के के चक्कर में अपनी जनसंख्या बढ़ा देते हैं, अपने पुत्रों की
पुत्रों की और पुत्रियों की संख्या बढ़ाते हैं, क्योंकि पुत्र हमारा वंश आगे किस प्रकार बढ़े। इस प्रकार से जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। इसका प्रभाव देश के लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी अनुपात में खाद्यान्नों तथा उद्योग धंधों का विस्तार संभव नहीं हो पाता है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या तो खेती पर ही आश्रित है। इतनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या का पोषण करना हमारे खेती समर्थ नहीं है। हमारी खेती भी इतनी जनसंख्या का समर्थ नहीं कर पाती है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि योग्य या उपजाऊ भूमि व वन क्षेत्र में भूमि कम होती जा रही है, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो लोगों को आवास की आवश्यकता होगी और आवास को प्राप्त करने के लिए खेतों को और वनों को काट के लोग घर बनाने के लिए निर्माण में ले लेते हैं, जिससे वर्षा के जल अथवा बाढ़ बह जाते हैं। बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती है। निर्धनता एक ऐसी, अब हमारा दूसरा पॉइंट है निर्धनता। निर्धनता एक ऐसी दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने में कठिनाई होती है। निर्धनता, अगर हमारे पास धन की कमी है तो उसको भोजन की, वस्त्र की, मकान जैसी न्यूनतम जो भी हमारी न्यूनतम आवश्यकता है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, उसकी कठिनाई होती है। निर्धनता का दुष्परिणाम व्यक्तिगत व परिवार के स्वास्थ्य पर भी होता है। एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और परिवार के स्वास्थ्य पर भी होता है, क्योंकि अगर सही ढंग से हम वस्त्र नहीं मिलेगा, पहनने ओढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा तो उसके स्वास्थ्य में हानि होगी, जिससे व्यक्ति की उत्पादन क्षमता घट जाती है, जिससे उसकी उत्पादक क्षमता जो कार्य वो कर सकता है वो नहीं कर पाता। अतः निर्धनता निरंतर बनी रहती है। संभव है कि आपके पास आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग हों जिन्हें 2 दिन में 2 बार भरपेट भोजन न मिलता हो। बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पहनने के लिए मौसम के रूप पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलता। आपने देखा होगा किसी किसी को खाने के लिए एक दिन में दो दिन में एक बार भोजन मिलता है, या ठंड गर्मी में उसके अनुसार कपड़े नहीं मिल पाते। दूसरा उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने हेतु सहायता एवं रोजगार उपलब्ध कराना। बेरोजगारी, सभी व्यक्ति अपनी दैनिक और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जीविकोपार्जन करते हैं। जब किसी व्यक्ति को लाभप्रद या काम या नौकरी नहीं मिलती तो उसे बेरोजगार कहा जाता है। किसी व्यक्ति को जब ऐसा काम नहीं मिल पाता जिससे उसका गुजर बसर हो सके तो उसको बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से कार्य करने के इच्छुक होने पर भी कार्य पाने में समर्थ नहीं हो पाता है। अगर वो कार्य कर सकता है शारीरिक रूप से भी और दिमागी तौर पर भी वो अपना कार्य कर सकता है, लेकिन उसको कार्य नहीं मिल पाता उसको। हमारे देश में बेरोजगारी का प्रथम कारण है अर्थव्यवस्था का मंद विकास। अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है और उसका मंदी से धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का दूसरा कारण है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। दूसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि हो गई तो इसके अनुसार अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई है और सरकार इसको लेवल में नहीं ला पा रही है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप 15 से 59 आयु वर्ग के सर्वाधिक व्यक्ति रोजगार की प्रतीक्षा में है। विगत 10 दशकों में जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है जितनी तेज गति से, उतनी तेज गति से हमारा रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों को अपने परंपरागत रोजगारों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है उसको अपने परंपरागत मतलब अपने पारिवारिक जो धंधा व्यवसाय करते हैं उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को 100 दिवसों का रोजगार उसके निवास के निकट 5 किलोमीटर के दायरे में दिए जाने वाले प्रावधान में दिया गया है। मूल्य वृद्धि, अब हमारा मूल्य वृद्धि, अब आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं कि आपने कभी यह ध्यान दिया कि जब आप कक्षा 5 में पढ़ते थे तब एक पेंसिल, पेन तथा कॉपी का मूल्य कितने रुपए था तथा अब यह मूल्य कितना बढ़ गया है। मूल्य क्यों बढ़ते हैं, मूल्य बढ़ाना अच्छा है अथवा नहीं, इस पर अपने मित्रों से चर्चा करके शिक्षक से पूछो। आपने देखा होगा जब आप 5वीं में पढ़ते थे तब आप कुछ खरीदते थे तो उसकी प्राइस, और आज आप 8वीं में आ गए तो उसकी कीमत में
अंतर आ गया। पहले जब आप 5वीं में थे तो आप एक कॉपी खरीदने थे तो 5 रुपये की मिलती होगी, और आज आप खरीदने जाओगे वही कॉपी 10 रुपये की मिलेगी। तो इसमें क्या हो गई, 5 रुपये की मूल्य वृद्धि हो गई। सरकार द्वारा समय समय पर मूल्य वृद्धि का मापन किया जाता है तथा मूल्य वृद्धि को स्थिर रखने के उपाय किए जाते हैं, कम मात्रा में वृद्धि कर सके। मूल्यों में परिवर्तन जानने के लिए थोक मूल्य तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं। एक थोक भाव बनाया जाता है और एक उसको बेचने की दर बनाई जाती है। उन दोनों को एक उसमें बनाया जाता है, साँचे में डाला जाता है। इस सूचकांक में सभी उत्पादन वस्तुओं के मूल्यों को शामिल किया जाता है। विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं में भोजन सामग्री, कपड़े तथा अन्य आवश्यक पदार्थों मूल्यों को नियंत्रण में रखते हुए प्रयास किया जाता है ताकि व्यक्तियों का जीवन स्तर सामान्य बना रहे, ताकि निरंतर और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि में अर्थव्यवस्था संकट में डालती है। सरकार और नागरिक के प्रयास एवं सजगता से मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार चाहे तो और नागरिक चाहे तो दोनों की सहमति से इसको रोका जा सकता है। भ्रष्टाचार, किसी कार्य को अपने हित में कराने के लिए पैसा या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति तथा संस्था को देना भ्रष्टाचार या घूसखोरी कहलाता है। जैसे अगर मेरे को कुछ काम है और मैं जाके बोलूँगा किसी को कि मेरा काम है, आपको इसका पैसा दूंगा, आप मेरा काम कर दो, तो उसको कहते हैं भ्रष्टाचार, घूसखोरी, रिश्वत देना। करों की चोरी में भी इसी श्रेणी में मानी जाती है। जो लोग टैक्स बचा लेते हैं वो भी इसमें मानी जाती है, भ्रष्टाचार में मानी जाती है। आए दिन आप समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते होंगे। इससे इनमें पैसे या वस्तु देने वाले और लेने वाले दोनों ही अपराधी हैं। जो दे रहा है वो भी अपराधी है और जो ले रहा है वो भी अपराधी है, क्योंकि अगर वो सामने वाला व्यक्ति पैसा नहीं देगा तो सामने वाला व्यक्ति, जैसे मेरे को जरूरत है और मैं पैसे दे रहा हूँ तो मैं भी अपराधी हूँ, और जो सामने ले रहा है वो भी अपराधी है। मैं मेरी सुविधा देख रहा हूँ और वो अपनी सुविधा देख रहा है, तो ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार हो जाता है, क्योंकि हम हमारे बारे में सोच रहे हैं, देश की और आर्थिक स्थितियों के बारे में नहीं देखते हैं। भ्रष्टाचार से आर्थिक असमानता बढ़ती है और गरीब अधिक गरीब होते जाता है, और यह उन्नति की जड़ों को उतर कर खोखला कर देता है। सरकार ने अनेक नियम और कानून बनाकर भ्रष्टाचार को रोकने के बहुत सारे प्रयास किए हैं। अत्यंत खर्चीले चुनाव भी भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि का दबाव नगरों में खाली पड़ी भूमि पर बढ़ने लगता है। कई बार ऐतिहासिक इमारतों का प्रयोग सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि के रूप में होने लगता है। कहीं कहीं ये अपशिष्ट फेंकने के लिए प्रयुक्त होने लगते हैं। इससे इनमें खेलने लगते हैं, बच्चे इसमें खेलने लगते हैं। कभी कभी इन्हें गिराकर नव निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा पाठ था। तो हमारी अगर हमारा आर्थिक विकास रुक जाता है तो हमारा सारा विकास रुक जाता है। आज के समय में हमको क्या चाहिए, सभी को रोटी, कपड़ा, मकान, आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तो हमारा आर्थिक स्तर गिर जाता है। तो हमारा पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।